नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है राजस्थान हज कमेटी के अध्यक्ष एवं आरसीए के वाइस प्रेसिडेंट, जी हाँ, अमीन पठान। अमीन साहब, स्वागत आपका। धन्यवाद। पिछली बार के इंटरव्यू के बाद एक और जिम्मेवारी आपको दी गई है जी। और बहुत ही मतलब मैं कहूँगी कि ऐसी जिम्मेवारी है जिसमें कि आप बहुत पुण्य कमा सकते हैं, बशर्ते आप अध्यक्ष हज कमेटी का कार्य बहुत अच्छे से, सुचारू रूप से और सेंसिटिविटी के साथ करें। जी। माफ़ कीजिएगा, लेकिन होता क्या है कि नए चेयरमैन आते हैं, पुराने जाते हैं, कागज़ पे बहुत कुछ होता है, लेकिन हाजियों की जो एक सुनवाई मतलब उनकी सुनवाई होनी चाहिए, जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, वो होती नहीं है। तो सबसे पहले तो जो हम लोग शुरू करते हैं राजस्थान के नंबर से। राजस्थान में अगर हम लोग प्रतिशत के हिसाब से लेते हैं तो हमारे पास 3.6% हमारे पास मुस्लिम पॉपुलेशन है जी। और हमारे पास जो सीट्स हैं वो केवल 3,390 हैं। जी जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा और राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी का, जिन्होंने मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेदारी दी है। और जो हमारे पूरे मुल्क में जो अक़लियतों की जो तादाद है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे जो 3.6 आपने कहा, 3.6 और 7 के बीच में हमारा परसेंटेज 3.69 है जी। तो उस हिसाब से हमारे 33 तो हाजी इस बार होने चाहिए थे, लेकिन हमने बाद में कुछ पासपोर्ट और भेजे वेटिंग वाले और वो क्लियर हुए और राजस्थान से 3,715 3715 टोटल यहाँ से हाजी गए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से हुकूमत जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सऊदी गवर्नमेंट से बात करके सीटें और बढ़ाएं, क्योंकि राजस्थान के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा 16,000 इस बार फॉर्म भरे गए थे। देखिए बिल्कुल फॉर्म भरे गए थे 16,000, जिसमें से कि 13,371 फॉर्म अभी भी पेंडिंग है। जी, पेंडिंग है जी। बिहार की पॉपुलर अपने ऑलमोस्ट 10% है जी। उनको बहुत वहाँ सीट्स मिलती हैं, लेकिन वहाँ पे माली हालत ऐसी नहीं है कि वो हज के लिए जा सके, तो अक्सर वो सीट्स बाद में हमारे ही कोटास में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। गुजरात में परसेंटेज है 3.39, अलॉटेड सीट्स हैं 3,193 जी, और 7,044 हाजी 44 हाँ 70 गए जी। तो राजस्थान क्यों नहीं और कर पाता? हमारे अध्यक्ष इंटरेस्टेड नहीं है कोटा लेने में? देखिए, एक तो मुझे जो जिम्मेदारी मिली, क्योंकि 21 तारीख को पहली फ्लाइट जानी थी और 20 तारीख को मेरा नॉमिनेशन हुआ। बिल्कुल। और लेकिन फिर भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे संभाल रहे थे, उन्होंने सेंट्रल हज कमेटी में अपनी उन्होंने बात रखी, लेकिन जिस दमदारी से बात रखनी चाहिए थी, अगर वो बात रखते, विदेश मंत्रालय में बात करते, सेंट्रल हज कमेटी में बात करते, तो डेफिनेटली हमारी सीटें और बढ़ती, जो सीटें वापस आती उनमें से हमको और कोटा बन सकता था। लेकिन ये मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि 21 तारीख को पहली फ्लाइट गई और 20 को संभाला। तो आप ये बताइए कि आपको कौन सी ऐसी 3-4 चीजें या एक चीज लगी कि भाई ये नहीं होना चाहिए और मैं अगले साल में इस चीज को बदल के ये नहीं होने दूंगा, वो बताइए। जी देखिए, जो अच्छी चीजें हुई है वो मैं आपको वो भी बता दूं पहले, कि इस बार जो हाजियों की फ्लाइटें थी, मैं पहले पढ़ता था जब हम लोग, मैं माइनॉरिटीज मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट सेंट्रल में थी, तो 4-4 घंटे फ्लाइटें लेट होती थी। अक्सर हम लोगों ने ये, आपने भी बहुत फोटोग्राफ्स भी देखी हैं और वो देखा है, और ईटीवी ने कई बार मुद्दे उठाए, कंटिन्यू वो खबर बनती थी, बाहर वहाँ हेजिटेशन होते थे, सब कुछ चलता रहता था। तो इस बार पहली बार ये हुआ कि टाइमली सब फ्लाइटें गई, ये बहुत अच्छा था। अब आगे जो करना है, तो आगे हमारा मकसद ये रहेगा कि जो सीटें वापस रिटर्न होकर जो सेंट्रल हज कमेटी में आती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के कोटे में सीटें आए, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। उसके लिए हमको विदेश जो मंत्री जो हमारे एमजे अकबर साहब है या सुषमा जी है, सुषमा स्वराज जी, कहीं भी बात करनी पड़ेगी तो राजस्थान का हम पूरी तरीके से, दमदारी से हम लोग प्लेटफॉर्म पे हमारी बात रखेंगे कि राजस्थान के लोगों को ज्यादा से ज्यादा हज पे भेजा जाए। उसकी हमारा मकसद यही है हज कमेटी का, कि राजस्थान के लोगों के लिए सहूलियतें हो हाजियों के लिए, और ज्यादा से ज्यादा सीटें राजस्थान के कोटे में आए। और जो चीज, ये तो आपने चलो अच्छी बात करी, और जो चीज आपको लगा कि नहीं, ये नहीं होनी चाहिए और अगले साल में नहीं होने दूंगा? देखिए, अभी तक मैं जो मान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो चीजें थी परफेक्ट थी सब, लेकिन वही है बस एक जो चीज है कि सीटें कम है, सीटें बढ़ना चाहिए। आपकी ही सरकार ने अपने पिछले टेन्योर में हज हाउस के लिए प्रतापनगर में लैंड अलॉट करी थी। बिल्कुल। अभी करबला में है आपका हज हाउस। पूरा शहर क्रॉस करके हाजियों को एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है, कोई मतलब नहीं है इतनी तकलीफ का।
वहां पर एजिटेशन हुई, घनश्याम तिवारी जी ने ऑब्जेक्ट किया और हज हाउस नहीं बन पाया। जी। क्या आप प्रतापनगर में हज हाउस बना पाएंगे या लैंड अलॉटमेंट कैंसिल हो चुका है और इसमें हज कमेटी हार चुकी है? हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हज हाउस के लिए जमीन अलॉट हुई, एजिटेशन हुआ, ऑब्जेक्शंस हुई और आज ये स्थिति है कि उसी सरकार ने जिसने ये लैंड अलॉट करी थी, अब वो लैंड अलॉटमेंट कैंसिल हो चुका है। मैं सही कह रही हूँ? जी मैम, मुझे पता लगा कि कैंसिल हो गया है, लेकिन वो अभी भी लिटिगेशन में मामला है। कोर्ट में कोई स्टे के लिए उसको लगाया हुआ है। मैं अभी जल्दी उन कागजों को निकालूंगा, डॉक्यूमेंट्स को उनको देखूंगा। लेकिन इसके अंदर माननीय जो अभी मुख्यमंत्री जी है, उस टाइम पे भी वो मुख्यमंत्री जी थी और उन्होंने जमीन भी दे दी थी। एजुटेशन हुए, कोर्ट में मामला था और वो निकल के, और जो पिछली जो सरकार है, मैं कांग्रेस सरकार को इसके लिए दोषी मानता हूं, क्योंकि जब माननीय वसुंधरा जी ने सांगानेर के अंदर प्रतापनगर में जमीन अलॉट कर दी थी, तो अमीन जो सलीम कागजी साहब है, उन्होंने करबला के अंदर हज हाउस बनाने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? उनको वेट करना चाहिए था, उस लड़ाई को दमदारी से लड़ना चाहिए था। आज शहर पार करके लोग जाते हैं, बहुत दिक्कतें आती है, ट्रैफिक। आप प्रतापनगर में हज हाउस बनाने के लिए कितनी दमदारी से लड़ेंगे लड़ाई? बिल्कुल, सलीम साहब तो लड़ गए, आप अपनी बताओ। बिल्कुल, हाजियों के लिए जो बेहतर होगा, हाजियों के लिए जो चीज करनी होगी, वो राजस्थान सरकार भी और ऐसे हज कमेटी के चेयरमैन के नाते मैं भी उन सब कोशिशों को करूंगा जिससे हाजियों को फायदा हो। चलिए जी, ये तो रही हाजियों की बात है। अभी जरा एक माहौल पिछले साल 1.5 साल से देश में बनाया जा रहा है, बन रहा है कि यहाँ पर अब अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। कभी बीफ को लेकर इश्यूज हुए हैं जी। कभी और भी धार्मिक संस्थानों को और प्रोसेशंस को लेकर इश्यूज हुए हैं। आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं जी। और उनके वहाँ के युवा से और लोगों से जुड़े हुए हैं। पार्टी राजनीति अलग छोड़ते हुए अमीन जी, सच से क्या है? देखिए मैम, मैं आपको बहुत सत्य और कटु सत्य बताना चाहूँगा। हमारे देश में, भारत के अंदर, कोई माँ को मैंने ये कहते हुए नहीं सुना कि बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ने मत जा। जो देश सिर्फ एक मजहब के नाम पे जो देश बना है पाकिस्तान, वहाँ पे अकलियतों में नहीं, हम लोग अक्सरियत में, वहाँ पे इस्लाम मुसलमान, वहाँ पे माएँ अपने बच्चों से कहती है कि आप नमाज पढ़ने मस्जिद में मत जाओ क्योंकि वहाँ पे बम फूट जाएगा, क्यों आपकी जान चली जाएगी। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर अगर मुसलमान कहीं पे सुरक्षित है तो हिंदुस्तान है। लेकिन ये बात ठीक है, कुछ बातें हुई, कुछ लोगों के बयान आए, तो बयान के ऊपर जो जिम्मेदार है देश के प्रधानमंत्री जी ने, चाहे अभी गौ सेवक वाला मामला था तो उसमें भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने सूफीइज्म के मामले में सूफी कॉन्फ्रेंस के अंदर और इंग्लैंड के अंदर उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान ऐसा देश है, ऐसा मुल्क है जहां के मुसलमान आईएस हो या आतंकवादी जो संगठन है उनके बहकावे में नहीं आएंगे। माननीय गृह मंत्री जी ने भी, राजनाथ सिंह जी ने भी ये बयान दिया। तो ये बातें इस बात को साबित करती है कि देश की जो हुकूमत है, देश की जो सरकार है, वो अक़लियतों के लिए हमेशा जो हमारा देश का जो कानून है, आइन है, उसके हिसाब से उनके साथ सुलूक होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। कांग्रेस जिन्होंने 65 साल तक इस मुल्क के ऊपर राज किया, 60 साल तक, और उसके बाद जो हम तालीम में पिछड़े, रोजगार में पिछड़े, वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कुछ नेताओं ने कुछ बयान दिए थे तो उसके लिए जो उचित मंच है, बयान समझे, पार्टी का नहीं, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उनके निजी बयान हो गए। अगर पार्टी के बयान होते तो पार्टी मंच पे ये बात की जाती। पार्टी ने हमेशा इन सब चीजों को डिनाई किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के मुसलमानों के बच्चों के हाथ में, जो यहाँ के तलबा है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स है, उनके हाथ में, एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान होना चाहिए। वो इस सोच को लेकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, सेंटर में। आपने कुछ बदलाव देखा रूट पे, नीचे जमीनी तौर पे? बिल्कुल। मैं स्कीम्स की बात नहीं करती क्योंकि स्कीम तो आती हैं जाती हैं,
कुछ बदलाव जो आपने कॉन्क्रीट नहीं, बदलाव लाने के लिए स्कीमें चालू करनी पड़ेगी सरकार। स्कीम्स को तो जी इम्प्लीमेंटेशन होते होते भी बहुत दिन लग जाते हैं। बिल्कुल। कई बार स्कीम सिर्फ कागज पे रह जाती हैं। स्कीम्स तो यूपीए ने भी बहुत लागू करी थी। नहीं, लेकिन कोशिशें उसके लिए बरकरार है। और कोई बदलाव जो आपने अभी तक देखा? हाँ, बदलाव बहुत सारे हैं। अभी जो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये जो लोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं उस पर बहुत फोकस हो रहा है। स्किल इंडिया जो किया उसके लिए वो नई रोशनी करके वो किया, उसकी पूरा उसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह हम लोग उसको लेके चल रहे हैं। और आप भी खुद भी प्रयास करते हैं कि चाहे आपका ऑफिशियल मामला नहीं है लेकिन फिर भी आप ये ऐसी स्कीम्स को अपने समुदाय के मुस्लिम युवा तक पहुंचे और बेनिफिट मिले, उसके लिए हम कोशिश करें मिलीजुली। मैंने अभी जिस दिन मेरे को स्टेट ये जो जिम्मेदारी दी गई उसके बाद बीजेपी का जो हमारा ऑफिस है उसके अंदर एक ओनर प्रोग्राम रखा था, सब चेयरमैन आए थे। तो मैंने वहां कहा कि हम तीनों चारों चेयरमैन, माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन, मदरसा बोर्ड की जो बहन मेहरुन्निसा जी है, अबू बकर साहब, ने कहा कि हम चारों चेयरमैन एक दिन यहाँ पे बैठेंगे और अकलियतों के जो मसले है, मसाइल है पूरे राजस्थान सरकार में किस तरीके से रखे जाए, किसी भी डिपार्टमेंट का मसला हो, हम लोग एक मंथ में एक दिन वहाँ पे बैठेंगे, उन मसलों को सुनेंगे और उनको और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उसके लिए हम कोशिशें करेंगे। आपके सर पे 2 टोपियां हैं जी, तो अब दूसरी टोपी की चर्चा करें, है ना। अब चर्चा करें आरसीए की, ललित मोदी की और रुचिर मोदी की, है ना। क्योंकि देखिए वो भी जवाब आपको देने पड़ेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं हम लोग पहले अमीन पठान साहब से कि जी, इससे पहले मैं ललित मोदी और रुचिर मोदी जी की बात करूं, आपका ध्यान डालना चाहूंगी अमीन साहब की पीछे ही एक अखबार में आया अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव आरसीए के जो लोग थे अलग अलग जिलों से कि भाई किसका क्या क्रिकेट एक्सपीरियंस है, जिनकी क्या प्रोफाइल है। जी। तो आपकी प्रोफाइल के सामने जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है कुछ कॉन्ट्रैक्टर माइनिंग कुछ ऐसा पड़ा, क्रिकेट का कहीं जिक्र नहीं था। मतलब ऐसा भी नहीं लिखा कि भाई स्पोर्ट्स का सामान के कॉन्ट्रैक्टर हैं, इतना भी। तो साहब जहां तक मुझे याद है हमारे पिछले इंटरव्यू में जो चर्चा रही है, कहाँ गया क्रिकेट साहब? जी देखिए, बड़े दुख की बात है कि इतना जिम्मेदार जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर ये लिखा। मेरा पिछली बार आपके साथ मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें भी मैंने बताया था कि मैं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ मैं क्रिकेट खेला हुआ हूँ। बिल्कुल। मैं एमआरए पेस फाउंडेशन तक गया हूँ, बोर्ड के अंडर 16, 19 ये सब टूर्नामेंट मैंने खेले हैं। लेकिन वो लिख रहे कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर, वो मेरा बिजनेस है। लेकिन जब क्रिकेट की बात होती है तो उनको लिखना चाहिए, बताना चाहिए कि मैं ऐसे क्रिकेटर भी हूँ। नहीं, मेरे से पूछा नहीं, पता नहीं क्यों ऐसे लिखा। ये तो वही बता सकते क्यों उन्होंने करा। चलिए हम आपसे ये पूछते हैं कि अब वाइस प्रेसिडेंट अमीन पठान और प्रेसिडेंट रुचिर मोदी? नहीं मैम, देखिए आज वैसे हम लोग, मैं हज के मामले में यहाँ पे आया हूँ। क्रिकेट के मामले में तो क्रिकेट के लिए जब अनीता मैम मुझे बुलाएंगे तब मैं क्रिकेट की भी दिल खोल के बात करूंगा। लेकिन अभी 4-5 मिनट है, थोड़ा सा दिल खोल लीजिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अभी वक्त है, आरसीए के इलेक्शन होने में अभी टाइम है। कर क्या पाएंगे अमीन साहब? बहुत कटु सत्य है, पिछली बार भी बहुत कुछ किया था लेकिन फिर वही कहानी। देखिए, लोढ़ा कमेटी की अगर रिपोर्ट मान ली जाती है, 21 सितंबर को बोर्ड की मीटिंग है जी, उसके बाद ही तय होगा कि आरसीए के इलेक्शन अभी नवंबर 15 को है या 2017 नवंबर में। क्योंकि अमीन साहब मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है कि कब तक राजस्थान सफर करेगा, माफ कीजिएगा, आप लोगों की राजनीति की वजह से। आईपीएल आते आते रह गया जी। इस बार हुआ कि भाई वहां अलाउ नहीं कर रहे हैं, बॉम्बे में वहां पर है, राजस्थान में खेला जाएगा। एक फिर से उम्मीद की किरण सी बनी, लोगों को लगा कि हाँ भाई हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम है, फिर से यूज होगा। और मंत्री जी के लाख प्रयास करने के बावजूद खीमसर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर से खत्म हो गया। और आज के दिन भी ना कोई फंड्स मिलते हैं और ना यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाता है। मेरे को और मेरे साथ जितने भी आज मेरे भाई बहन और हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि भाई हमारी तरफ से भैया कोई हो प्रेसिडेंट, लेकिन कब तक राजस्थान का नुकसान होता रहेगा, कब तक? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
देखिए, जो पिछली बार आईपीएल लाने की जो कोशिशें हुई थी उसमें माननीय खिंवसर साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बात कर रहे थे। मैंने भी बीसीसीआई के जब तत्कालीन जो सेक्रेटरी थे अनुराग ठाकुर, उनसे मैंने भी बात की और उन्होंने मैच भी दे दिए थे। अब क्या कारण रहा, कोर्ट में मामला था, लिटिगेशन में कोई जनाब यहाँ से कोर्ट में चले गए थे कि जब बॉम्बे में पानी की कमी तो राजस्थान में भी तो हो सकती, ये कारण से मैच चले गए। लेकिन अभी जो बीसीसीआई ने जो राजस्थान को सस्पेंड किया हुआ है, ये बात सही है। हमारे को यहाँ पे हमारा जो मिलता है ईयरली, जो मिलता था हमको सबवेंशन, वो नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारे काम रुके हुए। टीम राजस्थान के नाम से टीम खेलती है, आरसी की टीम नहीं खेलती है, ये नुकसान है। लेकिन क्रिकेट के हित में ये जल्दी ये सब चीज़ें सुधर जाएगी। और क्रिकेट के हित में आप इतने एक्सपीरियंस इंसान रुचिर मोदी जी के नीचे काम करेंगे। देखिए, रुचिर के बारे में मैं अभी ये कुछ भी बताना बहुत जल्दी होगा। अभी वो सिर्फ अलवर में आए हैं और अभी आरसीए बहुत लंबी बात है, आरसीए में अभी वक्त लगेगा, आरसीए का अभी इलेक्शन भी नहीं ड्यू है, तो तब देखेंगे। सब जो क्रिकेट राजस्थान को जो चला रहे हैं वो सब लोग मिलके बैठ के तय करेंगे कि हमको क्या करना है। और अभी आरसीए के इलेक्शन नहीं है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। आरसीए को अगर हम लोग हटा देते हैं जी, आप क्या करते हैं क्रिकेट के लिए? फिर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हुए हैं जी, मैं क्या करते हैं? मैं बिल्कुल, मेरी क्रिकेट एकेडमी चलती है और मैं कंटिन्यू जितने भी राजस्थान में जो टूर्नामेंट होते हैं मैं वहाँ जाता हूँ। मैंने अपनी एक जो रजवाड़ा क्रिकेट लीग करके एक बड़ा टूर्नामेंट मैंने लास्ट ईयर किया, जो वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट टूर्नामेंट इन द इंडिया आफ्टर द आईपीएल, जो नियो पे लाइव था। उसमें राजस्थान के क्रिकेटर्स को एक्सपोजर मिला, सारे आईपीएल प्लेयर्स वहां पे खेले, राजस्थान के रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स खेले। तो हम उसको और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोटा जैसी जगह पे एक एक मैच में 25,000 लोग मैच देखने आते थे। तो मेरा मकसद ये, मैं क्रिकेट मेरा पैशन है, क्रिकेट को मैं जीता हूं। तो मेरा मकसद ये रहता है कि मैं किसी भी उसके अंदर रहूं लेकिन क्रिकेट के लिए काम करता रहूं। तो उसको क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है। चाहे मैं ऐसे अपनी क्लब की क्रिकेट, जो मैं जिस क्लब की वजह से मैं आज आरसीए में वाइस प्रेसिडेंट तक हूं, मैं उस क्लब की क्रिकेट को, मेरी एकेडमी को, उनको किस तरीके से आगे लाऊं, वहां के बच्चों को कैसे आगे लाऊं। और राजस्थान के सभी बच्चे जो भी प्लेयर्स है वो सब मेरे हैं, उन सब के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं। हमेशा प्रयास रहता है, हमेशा मेरे एफर्ट्स प्रयासरत रहता हूं और करता चलते चलते बस मेरे को जो भी हाल ही में बात पता चली वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस बार जो हमारे हाजियों को बीड्स दी गई जी फेरने के लिए, वो तिरंगे के रंग में थी। हाँ, ये थी और ये इससे एक अलग पहचान, एक अलग पहचान और फील आएगा हमारा कि हम हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल। और हमने और एक काम किया, वो मीडिया पे शायद नहीं आया था, जब जा रहे थे लास्ट फ्लाइट तो हमने हमारा तिरंगा, जो हमारा शान है, बिल्कुल, हमने हाजियों का पूरा पीछे खड़े हुए थे उसके सामने हमने एक फोटो की और वो उसको हमने सोशल मीडिया पे भी डाला। और हमने ये भी कहा कि आप वहां पे भी ऐसा फोटो खींच के भेजें। नेक्स्ट टाइम पे मैं जाऊंगा ऐसा हज कमेटी चेयरमैन, तो मैं वहां पे, और हमेशा ये ख्याल रहेगा कि हम अपने देश के एम्बेसडर्स हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारी 100%। तो आपको हाजी कमेटी के लिए भी आप बहुत अच्छा कार्य करके ये सपने पूरे कर सके, और साथ साथ में एक आरसीए का इंटरव्यू चुनाव के बाद, है ना, वो वाली टोपी पहन के दोबारा होगा। जी मैम। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अमीन जी, आपके समय के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो जी, ये था आमने सामने अमीन पठान जी के साथ। मैं अगले शनिवार फिर रहूंगी आपके बीच, तब तक जय हिंद।